सोइल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में अपन ने पिछले वीडियो में ह्यूमस के बारे में पढ़ा था। ह्यूमस क्या होता है? यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थों, जटिल यौगिकों का एक समूह होता है, यानी जटिल यौगिकों के संगठन से बना हुआ पदार्थ होता है, जो कि ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर के अपघटन के बाद जो जटिल यौगिक बनता है उसको क्या बोलते हैं? अपन ह्यूमस बोलते हैं। तो उसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसका संगठन क्या होता है, यानी उसके अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या एमिनो अम्ल्स या एनपीके, फॉस्फोरस, या इनकी क्या संगठन होता है, तो इसके बारे में अपने अध्ययन किया था। और उससे भौतिक प्रभाव क्या पड़ते हैं, यानी जब ह्यूमस का निर्माण होता है भूमि के अंदर, तो उससे भौतिक जो गुण है मृदा के, उसमें उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे सी बढ़ जाती है और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसमें भी बढ़वार हो जाती है, यानी जल धारण क्षमता जो होती है वो क्या होती है? मृदा की बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आता है रासायनिक प्रभाव, यानी केमिकल इफेक्ट। तो रासायनिक प्रभाव निम्न प्रकार के हैं, जैसे जीवांश सड़ने पर पौधों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की विभिन्न मात्रा पौधों को प्रदान करता है। यानी जीवांश पदार्थ जो भी है, जैसे जो भी ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, वो सड़ने गलने के बाद जो उनके अंदर पोषक तत्व होते हैं या सूक्ष्म जीवों के द्वारा उन जो भोजन प्राप्त करते हैं, वो उसके बाद जो वो पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं, यानी प्रोटीन्स है, उनका निर्माण करके, वो एमिनो अम्ल्स का निर्माण करके भूमि के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं और वो पौधों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह पौधों के पोषक तत्वों का भंडार गृह होता है, यानी जीवांश पदार्थ जितनी भी होती है वो क्या होते हैं? पोषक तत्वों के भंडार गृह होते हैं। यानी जैसे अपन बात करते हैं FYM, वर्मी कंपोस्ट है या कंपोस्ट है, जो भी डालते हैं अपन ऑर्गेनिक मैटर, तो वो क्या होती हैं? उनकी मात्रा तो अधिक होती है। आपने पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा होगा आपने भी, स्थूल जो कार्बनिक स्थूल मैन्योर्स हो गए और एक कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स हो गए। तो कंसंट्रेटेड के अंदर क्या होता है? उनके अंदर ऑर्गेनिक जो कार्बन है या जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा अपन क्या लेते हैं? कम लेते हैं, और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। और स्थूल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या स्थूल मैन्योर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? FYM, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट, इनका प्रयोग करते हैं। इनके अंदर क्या होता है? इन स्थूल यानी इनकी मात्रा अधिक लेनी पड़ती है और पोषक तत्व इनमें कम मात्रा में, लेकिन सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या करते हैं? इस प्रकार यह पौधों में पोषक तत्वों का भंडार गृह होता है, यानी इनमें सबसे ज्यादा अधिक पोषक तत्व प्रदान होते हैं और पौधों को पोषक तत्व देकर फसलों की उपज पर लाभकारी प्रभाव डालता है। यानी पौधों को अगर सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में अगर मिलते हैं तो वो उपज में बढ़ोतरी होती है और यह लाभकारी प्रभाव डालते हैं। सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इनके विच्छेदन होने से अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का उत्पादन होता है। जब ऑर्गेनिक मैटर सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदन यानी अपघटन किया जाता है, तो उससे अमोनिया रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। जैसे ही अब अपन FYM वर्मी कंपोस्ट भूमि के अंदर डालते हैं, जब उनका अपघटन होता है तो CO2 गैस निकलती है और जो प्रोटीन्स होती है वो प्रोटीन्स टूट के एमिनो अम्लों का निर्माण करते हैं और एमिनो अम्लों के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। यह अमोनिया नाइट्रीकरण क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रेट में बदल जाती है। फिर जो अमोनिया का निर्माण हुआ था वो नाइट्रीकरण की क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रेट में बदल जाती है और ये नाइट्रेट क्या होती है? पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। फिर उसके बाद आता है ह्यूमस बनने के बाद जो विनिमय यानी एक्सचेंजेबल तथा प्राप्य होने वाले धनायन, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लिए अस्थायी रूप से एक भंडार गृह का कार्य करता है। यानी ह्यूमस का जब निर्माण हो जाता है तो जो प्राप्त होने वाले जो धनायन होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये अस्थायी रूप से एक भंडार गृह का कार्य करते हैं। जीवांश पदार्थ से अमोनिया उर्वरकों की लीचिंग द्वारा हानि भी रुक जाती है। यानी जब अपन जीवांश पदार्थ भूमि के अंदर डालते हैं तो जो लीचिंग लॉस जो होती है, जैसे सबसे ज्यादा लीचिंग लॉस किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है।
तो उसको रोकने का कार्य भी जीवांश पदार्थ करते हैं, क्योंकि ह्यूमस NH4 यानी अमोनिया आयंस की विनिमय तथा प्राप्य रूप में अपनी सतहों पर रोके रखता है। यानी जो जीवांश पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो जीवांश पदार्थ के जो कण हैं उनके ऊपर क्या हो जाती है, नाइट्रोजन स्थिर हो जाती है। तो वो क्या हो जाती है, फिर उसका लीचिंग लॉस या वोल्टिलाइजेशन लॉस है वो कम हो जाता है, जिससे यह पौधों को अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये मैंने पहले भी बताया था, जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन भूमि के अंदर बढ़ता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर जितना अपन डालेंगे तो उससे जब उसका अपघटन होगा तो ह्यूमस का निर्माण होगा, ह्यूमस का निर्माण होगा तो जो पोषक तत्व है वो अवेलेबल फॉर्म में पौधों को प्राप्त होने लग जाएंगे, यानी फिक्स नहीं होंगे। क्योंकि सूक्ष्म जीवों की जब एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो सूक्ष्म जीव क्या करती हैं, अपघटन करती हैं। अपघटन करती हैं तो जैसे फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो फिक्सेशन होता है वो नहीं होगा, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है वो भोजन के रूप में ऑर्गेनिक कार्बन का या ऑर्गेनिक मैटर पर अपना भोजन के रूप में आश्रित रहते हैं और वो उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद उनके शरीर में भी विटामिन, प्रोटीन्स और इनका निर्माण होता है, अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। तो वो जो उनके शरीर में निर्माण होता है या सूक्ष्म जीवों की जब मृत्यु होती है तो वो भूमि के अंदर वापस मिल जाते हैं और वो पौधों को उपलब्ध होने वाले पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद आता है कार्बनिक पदार्थ विच्छेदन पर, जैसे साइट्रेट्स, ऑक्सीलेट्स, ट्राइट्रेट्स, लैक्टेट्स आदि कार्बनिक यौगिक पैदा करता है। यह एल्यूमिनियम और तथा आयरन के साथ संयोग करके फॉस्फोरस की प्राप्य मात्रा को बढ़ाते हैं। यानी साइट्रेट्स और ऑक्सीलेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन कार्बनिक यौगिक पैदा करते हैं और ये कार्बनिक यौगिक क्या करते हैं, एल्यूमिनियम और आयरन जो है उसके साथ सहयोग करके फॉस्फोरस की प्राप्यता को बढ़ा देते हैं। क्योंकि फॉस्फोरस का विक्षेपण कैसे होता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है या आयरन फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। जब इन कणों को, जैसे एल्यूमिनियम आयरन को, ये साइट्रेट्स है ये क्या कर देते हैं, इनको अलग कर देते हैं, कार्बनिक यौगिक बना देते हैं। तो जब ये यौगिक फॉस्फोरस से अलग हो जाते हैं तो फॉस्फोरस की मात्रा प्राप्यता क्या होती है, पौधों को जो मिलने वाली होती है उनकी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है और पौधों को फॉस्फोरस आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो ये समीकरण दिया हुआ है H2PO4 ऑर्गेनिक मैटर है। तो ऑर्गेनिक मैटर ये हो गया, जैसे एल्यूमिनियम को ऑर्गेनिक मैटर पर स्थापित हो गया और H2PO4 पौधों के लिए उपलब्ध अवस्था में हो गया। फिर आता है इसमें पौधों की वृद्धि के लिए अनेकों आवश्यक हार्मोन्स पाए जाते हैं। किसमें, ह्यूमस में। तो इसमें पौधों की वृद्धि के लिए अनेकों हार्मोन्स पाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख बीटा इंडोल एसिटिक तथा बीटा इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल होते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इसके विच्छेदन से कार्बनिक अम्ल, साइट्रिक, ब्यूटाइरिक, कैप्रोइक अम्ल बनते हैं, जो कि क्षारीय मृदा के पीएच को कम करते हैं। यानी जैसे क्षारीय भूमि है तो उसके अंदर क्या होगा, जब अम्लों का निर्माण होगा या उसमें अम्ल मिलाए जाते हैं या इन कार्बनिक अम्ल जो होते हैं ये उसमें मिलते हैं या विच्छेदन होता है तो जो भूमि की क्षारीयता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों मिलके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस आधार पर क्षारीय भूमि की जो पीएच मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर आता है यह मिट्टी में कुछ ऐसे पदार्थों को उदासीन करता है जो पौधों पर विषैला प्रभाव डालते हैं। तो जब ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश पदार्थ अपन मिलाते हैं तो वो क्या करते हैं, भूमि के अंदर उदासीनता लाते हैं और जो विषैले प्रभाव होते हैं उनको कम कर देते हैं। फिर आता है जैविक प्रभाव यानी बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं।
तो कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में मृदा जीवों के जीवन के लिए उपयुक्त माध्यम बना रहता है, यानी सूक्ष्म जीवों के लिए जो आवश्यक होता है यानी कार्बनिक पदार्थ होता है। तो कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में मृदा के जीवों के जीवन के लिए उपयुक्त माध्य यानी प्राप्त हो जाता है, जिससे मृदा में अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण आदि लाभप्रद क्रियाएं चलती रहती है। यानी जैसे अमोनिया का निर्माण हो गया, फिर नाइट्रेट से नाइट्रिक और विनाइट्रीकरण आदि लाभप्रद क्रियाएं इससे चलती रहती है। क्योंकि जब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भूमि के अंदर बनी रहेगी तो वो भूमि क्या होगी, उपजाऊ हो जाएगी, यानी वो पोषक तत्व पौधों को आसानी से मिलते रहेंगे। फिर आता है जैसे अपन ताजा जीवांश पदार्थ यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे FYM है, यानी अपघटित कम अपघटित जो पदार्थ होता है, वो अगर पदार्थ भूमि के अंदर डालते हैं तो केंचुओं, चींटियों, रोडेंट्स आदि की खाद्यांश प्रदान करता है, यानी इनको भोजन प्राप्त होता है। ये जंतु मिट्टी को खोदकर रंध्र युक्त बनाते हैं, यानी जब इनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी केंचुए, तो वो भूमि में ऊपरी परत से निचली परत, निचली परत से ऊपरी परत जैसे आते जाते रहेंगे, तो भूमि के अंदर जो रंध्र युक्त खोदते हैं तो ये रंध्र युक्त बनाते हैं, जिससे वायु संचार तथा जल निकास में सुधार हो जाता है। तो जल निकास कैसे होता है, वायु संचार तो बढ़ गया, जैसे भूमि को उन्होंने खोद कर या रंध्र युक्त कर दिया। फिर उसके बाद जल निकास में सुधार कैसे होगा, जैसे केंचुओं ने ऊपरी परत से निचली परत की तरफ गमन किया तो जो हार्ड लेयर थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। अब जब पानी की अधिकता होगी तो वो उन रंध्रों के द्वारा ऊपर से नीचे की तरफ चले जाएंगे, तो ये हो गया जल निकास, यानी भूमि से अतिरिक्त जल को निकालना ही जल निकास कहलाता है। यह सूक्ष्म जीवों का भोज्य पदार्थ है और शरीर निर्माण करने वाले पदार्थ है उनको उपलब्ध करता है। यानी सूक्ष्म जीवों के भोज्य पदार्थ के रूप में क्या काम में लेते हैं अपन, जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है या जीवांश पदार्थ जो होता है वो भोजन के रूप में कार्य करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के लिए ऑर्गेनिक कार्बन होना बहुत जरूरी है, या ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो होना जरूरी है। तो उससे क्या होगा, उनके शरीर निर्माण के लिए वो पदार्थ उनको उपलब्ध करता रहेगा। फिर आता है पोषक तत्वों की प्राप्यता पर ह्यूमस का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ ह्यूमस इन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ह्यूमस मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम की प्राप्यता ह्यूमस के द्वारा बढ़ती है। अच ह्यूमस और अच कले, यानी ह्यूमस के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है और कले पर हाइड्रोजन के सामान्य अम्ल के समान कार्य करता है। इस प्रकार ह्यूमस अपने अम्लीय गुण के प्रभाव से मृदा में खनिजों को विलेय बनाता है, जो पौधों को शीघ्र प्राप्य हो जाते हैं। इस विलेयता तथा प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाते हैं, यानी पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो किसी माइक्रोक्लीन होते हैं, प्लस जब ह्यूमस के ऊपर हाइड्रोजन आयन होता है, तो हाइड्रोजन आयन किस में होता है, एसिडिक सॉइल के अंदर होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, जब पोटेशियम को रिप्लेस करता है, यहाँ से ये पोटेशियम था, यहाँ पर कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो पोटेशियम को रिलीज कर दिया इन्होंने, तो पोटेशियम ये क्या किस पे आ गया, ह्यूमस पे आ गया। तो अब जो ये पोटेशियम है ये मुक्त हो गया और पौधों को आसानी से प्राप्त हो सकता है। इस प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा अपनी आणविक अवस्था से मुक्त होकर अधिशोषित अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था में पोटेशियम पौधों को अधिक मात्रा में प्राप्य होता है, यानी जब उनका बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है तो पौधों को आसानी से प्राप्त होने लग जाता है। मृदा का कोलाइडी पदार्थ विभिन्न पदार्थों के संयोग से मुक्त होने के कारण एक विषमांगी मिश्रण होता है। कले मिशेल्स कैलाशीय तथा पतली परत यानी लेमिनार की होती है। यह स्थायी होती है और मुख्यतः धनायन विनिमय के लिए ही सक्रिय होती है। इसके विपरीत ह्यूमस मिशेल अकेलाशीय
आकार विहीन तथा अस्थायी होती है। इस मिसाइल पर सूक्ष्म जीव क्रिया करके ऊर्जा प्राप्त करती हैं, अतः इनकी दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, धनायन विनिमय और ऊर्जा उत्पादन। यानी कले जो मिसाइल्स होते हैं उनके ऊपर पतली परत होती है, और जो ह्यूमस मिसाइल्स होती है उनके ऊपर क्या होती हैं, आकार विहीन होती हैं और अस्थायी होती है, यानी टूटते और बनते रहते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों क्रिया करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो धनायन विनिमय और ऊर्जा उत्पादन दो प्रकार से होता है। अब आता है कार्बनिक नाइट्रोजन अनुपात, यानी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है CN रेशियो जिसे अपन बोलते हैं। तो जब मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ तथा मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा में एक घनिष्ठ संबंध होता है। हाँ, जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही नाइट्रोजन की भी मात्रा में वृद्धि होती है। तो इनका क्या हो गया, ये है एक घनिष्ठ संबंध हो गया। और जैसे अपन FYM या वर्मी कंपोस्ट ये डालते हैं, तो जब तक पूर्ण सड़ी हुई खाद या जो कार्बनिक पदार्थ है वो डालते हैं अपन, तो उनका CN रेशियो क्या होता है, FYM का 20 से 30 अनुपात 1 होता है, जिसके अंदर क्या होता है, वो इमोबिलाइजेशन फॉर्म के अंदर होता है। यानी नाइट्रोजन की मात्रा और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो जब जब बढ़ता है तो पौधों को पोषक तत्व है वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और जैसे जैसे CN रेशियो घटता है वैसे वैसे ही जो नाइट्रोजन है वो रिलीज होने लग जाती है, क्योंकि जब CN रेशियो बढ़ता है तो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों के द्वारा उन्हें कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के रूप में काम में ली जाती है और बाद में उनको उसको रिलीज कर दिया जाता है। यही कारण होता है, जैसे अपन ने सोरगम इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो सोरगम इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जब सोरगम यानी ज्वार के जो स्टलब यानी फसल अवशेष होते हैं, वो जब उनका विघटन होता है तो वो जो भूमि की जो नाइट्रोजन होती है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा काम में ले ली जाती है और उस भूमि के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जैसे ही अपन अगली फसल बोते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वो क्या होता है, सोरगम इफेक्ट होता है। यही कारण होता है कि जब भूमि के अंदर फसल अवशेषों को मिलाया जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, 15 से 20% जो नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो पहले ही एक्स्ट्रा में डाल दी जाती है, क्योंकि जो भूमि की जो नाइट्रोजन होती है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा उन्हें जो फसल अवशेष थे उनको सड़ाने गलाने के रूप में काम में ले ली जाती है। इसी कारण वो नाइट्रोजन की मात्रा अतिरिक्त डालनी पड़ती है। फिर आता है मृदा नाइट्रोजन एक मुख्य पादप पोषक है, यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो होता है वो है। तो CN अनुपात कैसे निकालते हैं, तो मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा डिवाइडेड बाई मृदा में प्राप्त कुल नाइट्रोजन की मात्रा, यानी ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है उसकी मात्रा कितनी है और उसको डिवाइड करते हैं उसमें भूमि के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो कृषि योग्य मृदा में इसकी परिसीमा कितनी है, यानी रेंज कितनी है, तो 8:1 से 15:1 तक होती है। औसतन 10 से 12:1 है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी परिवर्तनीय होता है। यह अंतर ताप तथा वर्षा के वितरण के कारण होता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात शुष्क क्षेत्रों की मृदाओं में आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं से कम होता है। क्यों होता है कम, क्योंकि शुष्क जो भूमि होती है उनके अंदर कार्बन का जो विघटन होता है वो बहुत ही जल्दी होता है, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है और कार्बनिक पदार्थों का विघटन जल्दी होता है। इस कारण क्या हो जाता है, उनके अनुपात जो होता है वो कम होता है। और कुछ मृदाओं का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात निम्न तालिका में दिया गया है। तो तालिका कुछ भारतीय मृदाओं में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इस प्रकार होता है, यानी मृदा प्रकार और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की रेंज।
तो जलीय जलोढ़ जो मृदाएं होती हैं उनके अंदर 9 से 14:1 होता है, और काली मृदाएं जो होती है उनमें 9.2 से 14:8 होता है। लेटराइट जो मृदाएं होती है उनके अंदर 8.8 से 13.9:1 होता है। रेगिस्तानी मृदाएं जो होती हैं उनके अंदर 6.4 से 11.4 होता है, और पहाड़ी मृदाओं के अंदर कितना होता है 9.2 से लेकर 13.7:1 होता है। और सागर तटीय जलोढ़ मृदाएं जो होती है उनमें 9.8 से 14.7:1 होता है। यानी फलीदार पौधों तथा गोबर की खाद में यह अनुपात 20 या 30:1 होता है। भूसा तथा अन्य भूसा जैसे पदार्थों में अनुपात यह 90:1 होता है, यानी उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जब इनका विघटन हो जाता है तो विघटन होने के बाद इनकी मात्रा में इनका जो अनुपात है वो घट जाता है, इससे भी अधिक हो सकता है या होता है। कुछ पौधों का नाइट्रोजन अनुपात निम्नलिखित है। अब पौधों की बात करें तो उनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा और कार्बन की मात्रा का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो मक्का के जो डंठल होते हैं उनके अंदर 1% नाइट्रोजन होती है और 40% क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये क्या हो गया, 40:1 हो गया। इसी प्रकार रिचिका के अंदर नाइट्रोजन 3% होती है और कार्बन पदार्थ 39% होता है। तो ये क्या हो गया, 13:1 हो गया। यानी 13 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 हो जाते हैं। तो इसको क्या कर लिया, 3 को 1 मान लिया और इसको 13:1 कर दिया। जई का भूसा जो होता है उसमें नाइट्रोजन 0.5% होती है और कार्बन उसमें 40% होता है। तो अब जब ये 0.5% है नाइट्रोजन, तो इसकी मात्रा को बढ़ा दिया, यानी 80 कर दिया, दुगुना कर दिया, तब जाके ये नाइट्रोजन 1% हो गया। तो 80:1 हो गया। दलहनी घासों का सूखा चारा जो होता है उसमें 1.6% नाइट्रोजन होती है और 40% क्या होता है, कार्बन होता है। तो यह हो गया 25:1। लकड़ी का जो बुरादा होता है उसमें 0.2% नाइट्रोजन होती है और कार्बनिक पदार्थ होता है वो 45% होता है। तो ये क्या हो गया, 225:1 हो गया है। यानी इसको विघटन होने में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये क्या करेंगे, जो सूक्ष्म जीव है वो भूमि से नाइट्रोजन लेके इसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद जब ये टूट जाता है तो नाइट्रोजन जो होती है वो वापस सूक्ष्म जीवों द्वारा रिलीज कर दी जाती है और ये अनुपात क्या हो जाता है, घट जाता है। अब आता है कोशिका में नाइट्रोजन की मात्रा एवं CN अनुपात। अब सूक्ष्म जीवों के अंदर देखें अगर अपन, तो फंगस जो होती है फंजाई, उसमें 3 से 8 या औसत 5% नाइट्रोजन होती है। तो CN अनुपात इनका कितना होता है, 10:1 होता है। बैक्टीरिया के अंदर यह 8 से 12% तक नाइट्रोजन होती है। तो औसतन इसको 10 मानते हैं, तो यह 5:1 होता है। एक्टिनोमाइसीटीज के अंदर बात करें 7 से 10 और औसतन 8.5% मात्रा जो नाइट्रोजन की होती है, और यह 6 अनुपात जो होता है, CN अनुपात जो है 6:1 होता है। तो आपको पूछा जाता है जैसे FYM के अंदर जो CN रेशियो होता है वो कितना होता है, तो 20 से 30:1। ये फिल इन द ब्लैंक्स या इनमें पूछे जाते हैं। या जो दलहनी फसलों के अंदर है वो अनुपात कितना होता है, ऐसे अनुपात पूछे जाते हैं। फिर आता है बैक्टीरिया के ऊतकों में प्रोटीन की मात्रा फंजाई के ऊतकों से अधिक होती है। यानी बैक्टीरिया के जो ऊतक होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा फंगस की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए बैक्टीरिया में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात फंजाई की अपेक्षा संकुचित यानी कम जो अनुपात होता है वो कम होता है, क्योंकि प्रोटीन जब टूटती है तो नाइट्रोजन एमिनोमल बनती है और अमोनिया का निर्माण होता है और नाइट्रेट नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त होते हैं।
मृदा में मिलाए गए बहुत से कार्बनिक अवशेषों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात विस्तृत होता है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का या बहुत सारा होता है। तो मृदा में इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थों की पदार्थता से सामान्यतः हित वाले परिपोषी जीवों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है। यानी कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जब मृदा के अंदर बढ़ती है तो सूक्ष्म जीव जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है उनकी मात्रा में संख्या में वृद्धि होती है। इन सूक्ष्म जीवों की क्रिया में मृदा का अधिकांश कार्बनिक पदार्थ CO2 तथा ऊर्जा में शीघ्रता से विच्छेदित होने लगता है। इससे कार्बनिक पदार्थ शीघ्र कम हो जाता है और दूसरी ओर इस दशा में सूक्ष्म जीवों को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, चूंकि इनके नए कोषों तथा ऊतकों का निर्माण होता है। इसी समय बहुत सा प्रोटीन लिग्निन के साथ मिलकर जटिल पदार्थ बनाता है। इससे अधिक नाइट्रोजन इकट्ठी होती है। इस प्रकार ह्यूमस बनते समय मृदा में कार्बन CO2 के रूप में शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों में इकट्ठी होती चली जाती है। फसल कार्बन नाइट्रोजन अनुपात संकुचित हो जाता है, यानी CN जो अनुपात है वो कम हो जाता है। इस प्रकार N2 नाइट्रोजन की मात्रा की कमी आने पर मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया प्राय लुप्त हो जाती है और पौधे नाइट्रोजन के अभाव से ग्रस्त होने लगते हैं। यानी जब कार्बनिक पदार्थ भूमि के अंदर विघटन होता है तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों के अंदर नाइट्रोजन इकट्ठी होती चली जाती है और वो पौधों को नहीं मिल पाती है। बाद में जब विघटन कंप्लीट हो जाता है तब ये नाइट्रोजन रिलीज होती है और पौधों को प्राप्त होती है। कार्बन और नाइट्रोजन जो अनुपात है वह संकुचित यानी नैरो होने पर आसानी से प्राप्त होने वाले कार्बन की मात्रा घट जाती है। ऐसा होने पर सामान्यतः हित वाले परिपोषित जीवों की सक्रियता कम हो जाती है, इसलिए नाइट्रोजन की मांग भी कम हो जाती है। फलतः मृदा में नाइट्रोजन से NH4+ बनने लगते हैं, यानी अमोनिया का निर्माण होने लगता है और इस अवस्था में नाइट्रीकरण की क्रिया पुनः होने लगती है। यह नाइट्रेट नाइट्रोजन मृदा से पौधों द्वारा ग्रहण की जाने लगती है या जल निकास में नष्ट हो जाती है। अब आता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ CN रेशियो। तो कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात विस्तृत होता है तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया भी अधिक होती है, फलस्वरूप विच्छेदन अधिक होता है, जिसके कारण इनको नाइट्रोजन की काफी आवश्यकता पड़ती है और नाइट्रीकरण के लिए NH4 यानी अमोनिया नाइट्रोजन प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसी दशाओं में जो पौधे उगते हैं उनको कम नाइट्रेट प्राप्त हो पाती है, इसलिए विस्तृत CN जो अनुपात होने पर मृदा जीव तथा उच्च पौधों के बीच नाइट्रोजन के लिए स्पर्धा होती है। यानी जब CN रेशियो अधिक होता है तो सूक्ष्म जीव मृदा के जो जीव होते हैं उनके और जो पादप होते हैं उनके बीच में नाइट्रोजन के लिए स्पर्धा यानी कंपटीशन हो जाता है। इससे यह लाभ होता है कि जब सामान्यतः हित वाले परिपोषित बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है तो अमोनियम आयंस नाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा नाइट्रेट्स में बदल जाते हैं जो जल निकास द्वारा नष्ट हो सकते हैं, परंतु यह नाइट्रेट्स जल निकास द्वारा नष्ट न होकर सूक्ष्म जीवों प्रोटीन जैसे यौगिकों में बदलकर स्थायी रूप से मृदा में ही रहते हैं। जब सूक्ष्म जीवों की क्रिया कम होने लगती है तो CN अनुपात संकीर्ण होने लगता है, यानी सूक्ष्म जीवों की क्रिया कम होती है, जब इनकी संख्या अधिक होती है तब तो CN अनुपात अधिक होता है और जब इनकी संख्या कम होती है तो ये CN अनुपात संकीर्ण होने लगता है, यानी जैसे 10:1 है, 8:1 है या 7:1 है, ऐसे घटने लगता है और सूक्ष्म जीवों एवं पौधों में स्पर्धा नहीं होती है और नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त हो जाती है। फिर आता है कार्बन और नाइट्रोजन बहुत कुछ एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इसलिए मृदा नाइट्रोजन की मात्रा एक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी जो नाइट्रोजन होती है भूमि की
वह कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। इस प्रकार मूल अवशेष में जितनी अधिक नाइट्रोजन उपस्थित होगी उतनी ही कार्बनिक रूप में संयोजित कार्बन एकत्रित होगी। चूंकि कार्बनिक कार्बन और ह्यूमस में कुछ निश्चित अनुपात होता है, यानी कार्बनिक जो कार्बन होता है और ह्यूमस में कुछ निश्चित अनुपात होता है, यानी जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो तो डिकम्पोजिशन पूरा उनका नहीं होता है। ह्यूमस का निर्माण कब होता है? पूर्ण डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो इनके अनुपात में भी भिन्नता पाई जाती है। इसलिए मृदा में कार्बनिक कार्बन का संधारण उनमें पाई जाने वाली कार्बनिक नाइट्रोजन पर निर्भर होता है। कार्बन तथा कार्बनिक पदार्थों में 1:1.724 का अनुपात होता है, यानी जब अपन ऑर्गेनिक कार्बन निकालते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन को जब 1.724 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर का पता चलता है कितना ऑर्गेनिक मैटर है। औसतन मृदाओं में सामान्यतः कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन का अनुपात 20:1 रहता है। तो यह 20:1 जो होता है वो अच्छा रहता है, क्योंकि जो अक्वारियम होती है उसके अंदर अनुपात क्या हो जाता है? अधिक होता है, और अधिक अनुपात होने के कारण पौधों को उनकी मात्रा या नाइट्रोजन की मात्रा या पोषक तत्वों की मात्रा उपलब्ध अवस्था में नहीं होती है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।